हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ विषय के चैनल पर। आज है 17 अगस्त। तो आज हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। ठीक है। तो और जो आपका जो टेलीग्राम लिंक है तो वो आपका तैयार हो चुका है, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जो है टेलीग्राम में आप डाउनलोड करिए और वहाँ से जो है ज्वाइन कर लीजिए कुछ KBS जो है चैनल को। तो वहाँ से आपको जो है PDF वहाँ से रोज के रोज आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। कृषि ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका क्या है, सुधा मूर्ति। आंसर क्या है आपका, सुधा मूर्ति। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं। देखिए क्या है, और ये तो है, इनको तो सम्मानित किया ही गया है, साथ ही कुछ अन्य भी व्यक्ति हैं, अन्य व्यक्तियों जिनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके नाम क्या हैं, वो किस किस डिपार्टमेंट से हैं। पहला तो यही दिखा रहा है आपको, क्या, एग्री एंड IT बिजनेस के समूह प्रमुख हैं कौन, शिव कुमार सुरमपुदी और गोविंदा राजुलू चिंताला। क्या है, गोविंदा राजुलू चिंताला। तो ये दो हैं, एग्री एंड IT बिजनेस के समूह प्रमुख कौन है, शिव कुमार सुरमपुदी और गोविंदा राजुलू चिंताला। ये दो जने हैं, इनको भी मिला है पुरस्कार, कृषि ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। ठीक है। और साथ ही एक और है, नाबार्ड के अध्यक्ष पद्म पुरस्कार विजय भटकर और कुसुम राजमौली। ठीक है। अगले कौन है, तेलंगाना में गंगा देवी पल्ली के पूर्व सरपंच, उनको भी मिला है कृषि ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार, जिनका नाम क्या है, ब्रंग पौगुला गणेशम। कितना अजीब सा नाम है, तो आप इसको देख लेंगे, ब्रंग पौगुला गणेशम। आपको काफी बार इसको दोहराना पड़ेगा तब जाके याद होगा। ठीक है। अगला आपका क्या है, पाल सुरजना के संस्थापक कौन है। तो पाल सुरजना के संस्थापक को भी मिला है कृषि ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। तो वो कौन है, विलास शिंदे और पद्मश्री SP वर्मा, इन दोनों को मिला है। यानी कि सुधा मूर्ति जी को तो कृषि ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार मिला ही है, साथ ही अगर मैं बात करता हूँ, वो ये आप देख रहे हैं, इनकी उम्र काफ़ी हो गई है, इनको तो मिला ही है, साथ ही अन्य लोगों को भी मिला है जो अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको देखने से ही लग रहा है। देखिए, कृषि ग्रामोदय बंधु मित्र मतलब किसानों की मदद के लिए जो जिन जिन लोगों ने मदद करी है उनको ये कृषि जो है ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉरिटानिया, ऐसे मॉरिटानिया भी बोल सकते हैं, मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद आलत बिलाल। कौन है, मोहम्मद आलत बिलाल। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल लेते हैं हम। देखिए क्या है, मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद आलत, कौन है, मोहम्मद आलत गजोनी। तो जो मोहम्मद आलत गजोनी है ये राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, मॉरिटानिया के। इन्होंने मोहम्मद आलत बिलाल को मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब ये इनके बारे में बता रहे हैं कि ये जो मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री को रूप में जो मोहम्मद आलत बिलाल को नियुक्त किया गया है, वो क्यों किया गया है, क्यों, क्योंकि वह एक अनुभवी सार्वजनिक जो है प्रशासक हैं और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख और एक कैबिनेट मंत्री और साथ ही एक राष्ट्रपति सहयोगी के रूप में वे काम कर चुके हैं। मतलब उन्हें इतना अनुभव है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। अगला क्या है, मोहम्मद आलत बिलाल को इस्माइल आलत शेख सिंधिया और उनकी पूरी सरकार की इस्तीफे के मॉरिटानिया हटाने के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कहाँ से, इस्माइल आलत शेख सिंधिया और उनकी पूरी सरकार की तरफ से, मतलब जो उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था तो उन्हें जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है। किनको, मोहम्मद आलत बिलाल को। ये जो है प्रधानमंत्री है कहाँ के, मॉरिटानिया के, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद आलत गजोनी। ठीक है, बात समझ आई, इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बात आई है मॉरिटानिया की। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ तो देख ली कि प्रधानमंत्री कौन है और प्रेसिडेंट कौन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है। तो कौन सा देश इजराइल के साथ जो है सहमत हुआ है अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर, तो वो हुआ है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए थोड़ा और देखते हैं। देखिए क्या है, अब्राहम अकॉर्ड इजराइल, जो ये एक्चुअली में ये है क्या, अब्राहम अकॉर्ड जो है ये है क्या। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक जो है शांति समझौता था। ये एक शांति समझौता है अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है। इस सर्वे के अनुसार इजराइल कब्जे वाले
अब देखो ये जो शांति समझौता हुआ ना, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो उन्होंने जो है कुछ निर्णय लिया कि आप यहाँ पे जो है हमें नहीं रोकेंगे और आप यहाँ पे हमें नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे है, इस सर्वे के अनुसार ये जो अब्राहम एकॉर्ड समझौता है, इसके अनुसार इजराइल जो है वो कब्जे वाले वेस्ट बैंक फ़लस्तीन पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं को रोक देगा और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात जो है उसे औपचारिक रूप से इजराइल जो संयुक्त अरब अमीरात है इसके बदले में वो इजराइल राज्य को मान्यता देगा कि इजराइल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात जो है पहला क्या करेगा, फारस ए, यहाँ पे क्या है फारस ए की खाड़ी वाला देश, और मिस्र 1997 और जॉर्डन 1994 के बाद तीसरा अरब देश होगा। मतलब कि पहले नंबर पे आएगा मिस्र, ठीक है, और पहले नंबर पे आपका जॉर्डन आ जाएगा, जॉर्डन आ जाएगा क्योंकि 1994 का है। दूसरे नंबर पे मिस्र 1997, देन आपका तीसरा अरब देश कौन सा बन जाएगा, आपका कौन सा बनेगा, ये इजराइल, ठीक है। अगला आपका क्या आता है, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब और मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को आसान बनाने के लिए जॉर्डन घाटी और जुडिया सामरिया के कुछ हिस्सों पर संप्रभुता के लिए अपने नियोजित विस्तार को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की। तो जो संयुक्त अरब अमीरात ने उसने और जो अन्य अरब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ भी जो संबंध आसान बनाएगा, और ये जो उनके बीच जो भी मतभेद है उनको हटाएगा, और जो उनके बीच जो इस तरीके से बात रहती है कि हम विस्तार करेंगे अपना, जाके हमला किया, कब्जा कर लिया, तो ये विस्तार नीति को वो घटाएंगे। कौन, संयुक्त अरब अमीरात और किसके बीच में, ये जो है ये अब्राहम एकॉर्ड समझौता हुआ है इजराइल के बीच में। तो ये दोनों मिलकर ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या क्या काम करेंगे इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। करेंसी के बारे में बात करते हैं तो करेंसी क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। तो क्या सिंपल सी बात, अब ये आपको याद रखना है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो आपका जो करेंसी है वो क्या है, दिरहम है, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट का परीक्षण किया है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, इजराइल ने, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में थोड़ा और देखो और जानते हैं। एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट इजराइल की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह परीक्षण जो है भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में किया गया था। परीक्षण का आयोजन इजराइल जो परीक्षण का जो आयोजन हुआ है उसमें इजराइल वायुसेना, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसाइल रक्षा एजेंसी की संयुक्त साझेदारी द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये जो आपका इंटरसेप्ट परीक्षण हुआ है किसकी देखरेख में हुआ है, एक तो इजराइल वायुसेना की देखरेख में और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसाइल रक्षा एजेंसी की देखरेख में ये हुआ है। उनकी संयुक्त साझेदारी जो है साझेदारी से एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट का सही परीक्षण किस देश ने कर लिया है, इजराइल ने, ठीक है। अब थोड़ा हम जान लेते हैं इजराइल के बारे में। अभी आपने किसके बारे में जाना था, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, अब आप जान लीजिए इजराइल के बारे में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल की बात करते हैं तो जेरूसलम, इजराइल की क्या है, जेरूसलम। करेंसी के बारे में बात करते हैं तो शेकल, तो इजराइल में करेंसी क्या चलती है, शेकल। प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो रेवून रिवलिन। क्या है, रेवलिन, ठीक है। तो रेवून रिवलिन जो है इजराइल के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। जेरूसलम उसकी कैपिटल है और करेंसी क्या है वहाँ पर, शेकल, ठीक है। बात समझ आए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवर ओनली होम, और अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मिस है आपकी, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये नामक पुस्तक लिखी है किसने, दलाई लामा ने, ठीक है। अब थोड़ा दलाई लामा के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है, ये आपके दलाई लामा एक बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, ठीक है, और ये 14वें नंबर के दलाई लामा हैं, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, बुद्धों में जो जैसे कि जो सबसे बड़े होते हैं उनको दलाई लामा कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए क्या है, दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक नेता, ये आध्यात्मिक नेता है किसके, जो तिब्बत में जो बौद्ध हैं, ठीक है, उनके 14वें नंबर के ये दलाई लामा हैं। उन्हें जो है
1989 में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मतलब इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। दलाई लामा की किताब अवर ओनली होम और अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड और अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वालों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने वाली अपील की है। कहने का मतलब क्या है, उस किताब के अंदर इन्होंने जो है इन सब के बारे में जो जो प्रॉब्लम है उन सब के बारे में बताया है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति उसे पढ़ेगा तो वो उन प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो बस इतना ही बताया उसमें, और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये अवर ओनली होम और अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड किसने लिखे? दलाई लामा। ये क्या है? 14th गुरु है किसके? बौद्धों के, तिब्बती बौद्धों के। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉमेडी लिख दें। ये बताइए, कॉमेडी लिख दें। यहाँ पे आएगा आपका कोविड-19। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कोविड-19 वैक्सीन। ये आपका गलत है। यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जो है विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपके डॉक्टर वी.के. पाल। तो डॉक्टर वी.के. पाल को राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए। ठीक है, थोड़ा आगे और जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कह रहा है। यह समिति जो है कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, अभी ये जो समिति क्या करेगी इसके बारे में थोड़ी बात रही। जो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति बनी है ये क्या करेगी? यह समिति कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के नैतिक और रसद पहलुओं पर विचार करेगी, और यह समिति वैक्सीन निर्माताओं और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ेगी और इसके विकास के बाद जो है वैक्सीन प्रबंधन की प्राथमिकता पर रणनीति तैयार करेगी। कहने का मतलब क्या है? कोविड-19 को कैसे लाया जाए, कैसे, मतलब ये सारा कुछ प्रबंधन आपका कौन देखेगा? राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति देखेगी। तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर वी.के. पाल। मतलब सारा काम किनको संभालना है? डॉक्टर वी.के. पाल को। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजनीतिक समूह पूरे राज्य को छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग कर रही हैं? ठीक है, तो किस राज्य की राजनीतिक समूह, जो मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसके जो राजनीतिक समूह है, मतलब जो लोग हैं वो पूरे राज्य को छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं? तो वो है आपके अरुणाचल प्रदेश के जो राजनीतिक समूह हैं या फिर जो वहाँ के लोग हैं, जो नेता लोग हैं। ठीक है, वो जो है अरुणाचल प्रदेश को छठवीं अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में जानिए। देखिए क्या हो रहा है कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश को संविधान की जो है 5वीं अनुसूची के तहत रखा गया है। ठीक है, इसमें छठी अनुसूची की भांति, ठीक है, 63 समुदायों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो 63 अधिकार जो है प्राप्त नहीं होते हैं। छठी अनुसूची जो है वो स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। कौन? छठी अनुसूची। अब देखिए छठी अनुसूची में सम्मिलित होने से अरुणाचल के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अगर उस पर छठी अनुसूची लागू होती है अरुणाचल प्रदेश पर, तो इससे अरुणाचल प्रदेश का क्या फायदा होगा? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर छठी अनुसूची या फिर अनुच्छेद 371 लगाइए? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे अरुणाचल के प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको सभी प्राकृतिक संसाधनों पर उनका स्वामित्व जो है हो जाएगा, मतलब वो वहाँ के मालिक हो जाएंगे। जबकि अभी इन्हीं मात्र जो है संरक्षक के अधिकार प्राप्त है। क्योंकि क्या है कि अरुणाचल प्रदेश पर छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 लागू नहीं है, तो इन्हें क्या है अभी केवल मात्र संरक्षक का अधिकार प्राप्त है कि वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, बट लेकिन वो उसके स्वामी नहीं है। अगर अनुच्छेद छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 लागू होता है अरुणाचल प्रदेश पर, तो वो उसके स्वामित्व बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है अनुच्छेद 371A में कहा गया है कि संसद का कोई अधिनियम जो है राज्य के कई क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा द्वारा एक निर्णय नहीं लेती है। जब तक जो है अरुणाचल प्रदेश की जो राज्यसभा जो है जब तक कि जो राज्य विधानसभा है वो एक निर्णय नहीं लेगी तब तक ये अनुच्छेद जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि नागालैंड जो है अनुच्छेद 371A द्वारा शासित है। मतलब नागालैंड आप ऐसे कह सकते हैं, वो आदिवासियों का ही देश कह सकते हैं आप वहाँ पर। तो 371A जो है वो किस पे लागू होता है? नागालैंड पर। ठीक है, तो उनके थ्रू है। ठीक है, अब थोड़ा हम उसके बारे में जान लेते हैं, किसके? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखिए क्या है
अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ये एक यूनियन जो है टेरिटरी है, और ये यूनियन टेरिटरी आपकी कब बनी अरुणाचल प्रदेश? तो ये बनी आपकी 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश भारत की यूनियन टेरिटरी बन गई, केंद्र शासित प्रदेश। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू जो है चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट यहाँ पे क्या है आपका? तो ये आपका है आपका क्या? भगवान परशुराम कुंड मंदिर। तो भगवान परशुराम कुंड जी का मंदिर है यहाँ पर। तो ये इनका पॉइंट ऑफ जो है इंटरसेक्ट है, इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे इसी को देखने के लिए लोग आते हैं। बात समझ आई? तो छठी अनुसूची से क्या होगा? 371 क्यों लाना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश पर? ताकि उनका स्वामित्व हो जाए। ठीक है, बस इतना ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किस संगठन ने स्वदेशी रूप से यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक है, फोटोनिक सिस्टम विकसित किया है? यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम विकसित किया है। तो किस संगठन ने विकसित किया है? तो वह है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र ने जो है यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम विकसित किया है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, देखिए क्या है विस्तार से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सहयोग से गायत्री विद्या परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र GPV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापत्तनम के निदेशक प्रोफेसर राव टाटावर्ती वास्तविकता के लिए एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली विकसित की है उन्होंने। ये जो है छोटी भले ही है लेकिन सही है, कम शक्ति वाला है और किफ़ायती है, मतलब अच्छे दाम पर मिल जाता है, और प्लग एंड प्रणाली पर काम करता है, मतलब प्लग के ऊपर है, प्लग ऑन करो और ऑफ कर दो, इस तरीके से बेस्ड है। ठीक है, यह अत्यधिक संवेदनशील और सटीक तथा सभी वायु गुणवत्ता मापदंडों का एक साथ पता लगाने और मात्रा का ठहराव करने में सक्षम पाया गया है। क्या कि यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम मतलब क्या है? ये वायु की गुणवत्ता को आसानी से नाप लेगा और उसके आंकड़े आसानी से दिखा जाएगा। ये जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, लेकिन किस संगठन ने विकसित किया है? ये किया है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र ने। बात समझ आई? तो किस किस की सहायता से उसने ये किया है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्लेटफॉर्म है, एक क्या है नाम है उसका? ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। क्या है? ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। कहने का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट है मतलब सबका साफ है, जितना पैसा है उतना ही टैक्स आपका दिया जाएगा। ये जो है लॉन्च किया है। तो किस संगठन ने ये लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल रूप से आपको जो है दे देना है, जो टैक्स आपका बनता है आप आर्टिफिशियल रूप से दे सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जाकर आप जो है अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो किसने किया है? तो जाहिर सी बात है ये कर वाला डिपार्टमेंट ही कर सकता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के थ्रू ये जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, ये जो प्रत्यक्ष कर है ये सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और करों का भुगतान करने वाले ईमानदार व्यक्तियों को पुरस्कृत करेगा। CBDT ने प्रत्यक्ष, ये इसी को बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जो है प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किए हैं, मतलब करों को लेकर जो है सुधार किए हैं, जैसे कि लाभांश वितरण कर को समाप्त किया है और कॉरपोरेट कर दरों में 30% से जो है 22% तक की कमी की है, और साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों में 15% तक की कमी की है। जो नई विनिर्माण इकाइयां हैं, जो कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, उनके लिए जो टैक्स होगा वो 15% तक की उसमें कमी कर दी है। जो भी है एक्चुअल में उसमें से 15% तक की कमी कर दी है। ठीक है, तो आपको बात समझ आए कौन किसने किया है और क्यों किया है? बात समझ आए? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका ताइवान ने जो है F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ताइवान को चाहिए F-16 जेट, इसके लिए उसने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए विस्तार से क्या है। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के बीच, अमेरिका और चाइना के बीच आपको पता है तनाव है, ठीक है, उसके बीच F-16 जेट्स के 66 नए मॉडलों की खरीद के लिए ताइवान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा, क्या है, F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि F-16 जेट को विकसित कौन कर रहा है? तो वो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन है जो विकसित कर रही है। ताइवान को 2026 के अंत तक जेट प्राप्त होंगे और कुल मिलाकर सौदे के हिस्से के रूप में 90 जेट प्राप्त होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका और ताइवान के बीच ये सौदा हुआ है कि उन्हें 90 जेट चाहिए। किसको? ताइवान को। ठीक है, F-16 जेट उन्हें 90 चाहिए, जो है 90 चाहिए,
और ये उन्हें जो है 2026 के अंत तक प्राप्त हो जाएंगे। और ये F-16 जो जेट है इनको जो है विकसित कौन कर रहा है, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन जो है विकसित कर रहा है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं ताइवान के बारे में। देखिए ताइवान के बारे में क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, ताइपे, करेंसी यहाँ पे चलती है डॉलर, ताइवान में क्या चलती है, डॉलर। और प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो क्या है, साई इंग वेन। प्रेसिडेंट कौन है, साई इंग, टी आपका साइलेंट रहेगा इसमें। तो ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है, साई इंग वेन। कौन है, साई इंग वेन। और यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, जैसे अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते वैसे ही ताइवान में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। आप देख सकते हैं दोनों की करेंसी भी सेम ही है, अमेरिका की भी डॉलर है, ताइवान की भी डॉलर है। प्रेसिडेंट यहाँ पर भी और प्रेसिडेंट वहाँ पर भी, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है और प्राइम मिनिस्टर जो है अमेरिका में भी नहीं है। यहाँ के जो है ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है, साई इंग वेन। कौन है, साई इंग वेन। ठीक है, बात समझ आई। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा कंटेंट जो है अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो और सारी चीज़ें मैंने नीचे लिख भी दी है। ठीक है, आप उसको आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आप ये देखिए मैंने आपको जो है यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कराया है ताकि आप कहाँ, जैसे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप का है। अगर आप जो है आपको PDF चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो है ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही वहाँ पे एक मैसेज कर देंगे, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर यूज़र नेम ID आपके क्या है, KBS सूरज शर्मा टू गेट डेली PDF करंट अफेयर्स PDF। ठीक है, तो आप यहाँ से आप जो है अगर सर्च बार में सर्च करेंगे KBS तो आपको वहाँ से भी जो है चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे PDF ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम का लिंक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम जो है जो ऐप है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। फेसबुक पेज पर आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और डेली जो करंट अफेयर्स वीडियोस है उसका फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ और आपको PDF वहीं से मिल जाएंगे। कहाँ से, एक तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, और वट अदर वीडियोस यहाँ पे लिंक है। यहाँ पे फिजिक्स के हम प्रैक्टिकल जो है रिटन मेथड इन प्रैक्टिकल फाइल वो जो है प्रोवाइड करा रखे हैं। तो जो बच्चे BSc में हैं, ठीक है, साइंस साइड से हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और जो है बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट है फर्स्ट सेमेस्टर लेके 6th सेमेस्टर तक के सारे प्रैक्टिकल अपलोडेड हैं। ये आपकी प्लेलिस्ट लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट लिंक पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और बैंकिंग क्लासेस भी यहाँ पर हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10th साइंस क्लास, 8th जो है साइंस क्लास, 7th क्लास, ठीक है, CBSE मैथ, और ये जो 9th जो CBSE मैथ है इसका भी जो है वीडियोस जो है बन चुके हैं बहुत सारे, तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगले दिन के करंट अफेयर्स हैं उसके साथ हम आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको वीडियो कैसी लगी, ये मेहनत कैसी लग रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो को बनाने में। ठीक है, और साथ ही PDF को, तो आप सभी जो है लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।